जा रहे कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या होता है। तो इसकी अगर संधि विच्छेद आप करेंगे तो प्रतिधन आशा करेंगे और यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा, प्रति यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा। यानी कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ। निजवाचक का मतलब पता क्या होता है, जब हम अपनी बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए खुद, हम, स्वयं, ऐसे करके कहते हैं ना, मतलब आप शब्द आना चाहिए उसमें, या स्वयं शब्द सातों यहाँ पर आपका आना चाहिए, है ना, या खुद शब्द आना चाहिए। अपनों से क्या छिपाना नहीं है, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला। यहाँ पर देखिए साथियों, आप आ गया है, यानी कि आप भला तो जग भला, यानी कि खुद मैं भला तो जग भला। तो आंसर आपका निजवाचक सर्वनाम जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाले में होगा। अगला देखिए साथियों, काली घटा का घमंड घटा, है ना, काली घटा का घमंड घटा साथियों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। तो घटा घटा 2 बार आया है और मैं कहूंगा यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ये पंक्तियां आपके एग्जाम में आएंगी किसी न किसी शिफ्ट में, आप लोग ध्यान रखेंगे। कह रहे कि हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग भी छोका हो चोखा होए। इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, मुझे आप लोग बता दीजिए। इसका मतलब क्या होता है साथियों, दुष्ट व्यक्ति भय या त्रास से बात मानते हैं, खर्च भी ना हो और काम भी बन जाए। बिल्कुल साथियों, खर्च भी ना हो और काम भी बन जाए, यानी कि हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। ना हल्दी उसमें लगे ना फिटकरी लगे, लेकिन उसका रंग भी चोखा होए, यानी कि खर्च भी ना हो कुछ और काम भी बन जाए। आंसर अगर आपको ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था साथियों। आप लोग यहाँ पर आंसर जो है ना वो देते जाइए साथियों, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि दिए गए शब्द का उचित विलोम बताना है। शब्द कहां पर है साथियों, शब्द कहां पर है, शब्द तो यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस सवाल को इसलिए हमें स्किप कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए, किस रस का स्थायी भाव रति होता है। तो मैं कहूंगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों, रति होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है कालिदास कैसे लिखा जाता है, ए में, बी में, सी में, डी में। तो मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना कालिदास, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम आपको बताना है। देखिए आपसे 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे कि इसका तत्सम बताइए, इसका तद्भव बताइए। तो जल्दी चलो, अंधेरा छाने लगा है, तो अंधेरा शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा साथियों, रोशनी कहते नहीं, प्रकाश कहते नहीं, रात भी नहीं कहते हैं, अंधेरे को अंधकार कहा जाता है साथियों। ये आपका तद्भव हो जाएगा शब्द, ये आपका तत्सम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अरण का पर्यायवाची क्या हो सकता है। अरण पता किसको कहते हैं, अरण कहा जाता है साथियों जंगल को। तो यहाँ पर जंगल तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जंगल को कानन भी कहा जाता है, यानी कि अरण का पर्यायवाची जो होगा वो कानन होगा। और कानन अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। कि तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। क्या तुम कब आओगे, तो यहाँ पर साथियों तुम एक सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, और कभी भी अगर किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा होता है तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, यानी यहां पर ऐसा करके चाहते हो एक चिन्ह आएगा। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो भैया प्रेम सागर के रचनाकार तो लल्लू लाल है। कौन है, लल्लू लाल ही प्रेम सागर के रचनाकार है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्य का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो अकर्मक क्रिया कहां पर है, छात्र लिख रही है ना, रमाकांत सोता है, सोना अकर्मक क्रिया है, कई बार बता चुका हूं। किरण फुटबॉल खेलती है, सकर्मक है। मैं आगरा जाऊंगा, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला वाक्य जो है ये आपका एक अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, और यही आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, उदय का विलोम क्या होता है साथियों, मुझे बता दीजिए। तो उदय देखिए, सूर्य उदय और सूर्य अस्त, यानी कि उदय का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, और अस्त आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला देखिए, छत से ईंट गिरी, इसमें कारक कौन सा है। पहली शर्त तो साथियों यहाँ पर यह है कि यहाँ पर से आ गया है, और छत का ईंट से क्या हुआ है, अलगाव हुआ है, यानी कि ईंट अलग हुई है, छत से गिरी है। तो अगर अलगाव पैदा हो 2 चीजों में तो वहां पर अपादान कारक होता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे भरपेट में कौन सा समास है। एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, देखिए अगर किसी शब्द का पहला पद प्रति आ जाए तो वहां पर अव्यय भाव समास होगा। अगर किसी शब्द का पहला पद अनु आ जाए या बड़ा आ जाए, या साथियों अगर बात करते भर आ जाए तो वहां पर अव्यय भाव समास होगा। तो पहला पद भर आ गया है, यानी कि यहाँ पर आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। सही जवाब आपके निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। देखिए ऐसा कहते हैं कि ये कर्मवाच्य वाला वाक्य है, तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, मैं कहूंगा बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, इसमें आपका कर्मवाच्य, या ऐसे हो जाता बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया, तब भी आपका सातु कर्मवाच्य हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। विस्मयादि बोधक अव्यय किस वाक्य में नहीं है, ये आपसे पूछा जाए। देखिए यहां पर अगर बात करते छी, ये आपको तो विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। मैंने कहा कि वह नहीं जाएगा, बाप रे, इसमें भी विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। वाह वाह, इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो वाक्य है उसमें विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब होगा। अगला देखिए, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा साथियों ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का जवाब होगा, है ना। स्रा की अगर बात करते हैं, रस का संबंध इस धातु से ही माना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में एक स्थान के लिए आपको शब्द बताना है। जिंदगी सबको दया है, ये आएगा। जिंदगी सबको रोती है, जिंदगी सबको सजा है, जिंदगी सबको मांझती। ये बात बिल्कुल सही है साथियों, जिंदगी सबको मांझती है। कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो बांगरू की अगर बात करते हैं साथियों, ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। मैं कहूंगा साथियों, लालिमा कैसे लिखा जाता है। इन चारों ऑप्शन को अगर मैंने देखा और ऑप्शन नंबर ए वाले को देखा तो मैं कहूंगा कि जैसे ऑप्शन नंबर ए में लालिमा लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। यानी कि अहमद को विज्ञान में अंक मिले,
उच्चतम अंक मिले या अधिकतम अंक मिले, सर्वोच्च, देखिए सर्वोच्च नहीं आएगा, श्रेष्ठतम भी नहीं आएगा, उच्चतम भी नहीं आएगा, अंकों में साथियों अधिकतम और न्यूनतम की बात की जाती है। तो मैं कहूंगा अहमद को विज्ञान में अधिकतम अंक मिले, आंसर आपका बी हो जाता है। इनमें से नारी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन कौन से इसमें से नारी के पर्यायवाची हैं? देखिए नारी को वनिता कहते हैं, नारी को वामा कहा जाता है, नारी को रमणी भी कहते हैं, लेकिन नारी को पुनो नहीं कहते। तो पुनो नहीं कहते तो यही आपका जवाब होगा। भाई ये लाइव चल रही है, सोनिया यादव बोल रही है लाइव चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव चल रही है। वैसे इस समय मैं लाइव आता नहीं हूं, लेकिन आपके लिए खास तौर से ये कंटेंट मैंने आपकी परीक्षा के लिए साथियों तैयार किया है, इसलिए मुझे मजबूरन साथियों इस समय लाइव आकर ये सारा कंटेंट आपको देना था। तो साथियों ले लीजिए, आपके लिए कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद होगा, आपके लिए एक सौगात होगी, आपके लिए ये क्लास एक ब्रह्मास्त्र होगी साथियों। तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, देखिए अभी धन आगत, ये तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, लेकिन अभी की अगर बात करते हैं तो ये इसमें उपसर्ग है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, तो हम ये क्या है? तो हम क्या निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? मैं कहूंगा साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है साथियों? यह और वह होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है साथियों? कोई होता है। और निजवाचक सर्वनाम क्या होता है साथियों? स्वयं होता है या आप होता है। कुल मिला के आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। व्यक्तिवाचक विशेषण का इसमें से कौन सा उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, नागपुरी केले मीठे होते हैं, उस लड़के को निकाल दो, मेरे 100 रुपए कहाँ गए, प्रत्येक छात्र को किताब दो। तो इसमें आपका व्यक्तिवाचक विशेषण लगा हुआ है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपसे पूछा जाएगा कि चतुष्कोण कैसे लिखा जाता है? ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है साथियों चतुष्कोण। यदि बारिश होती है तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में कौन सा काल है? देखिए ये सवाल आपसे हर बार पूछा जाता है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है कि अगर भैया ऐसा ना होता तो वैसा ना होता, यानी कि अगर इस टाइप का सवाल दिया जाए, यदि बारिश ना होती तो सूखा ना पड़ता, यानी कि ये ना होता तो वो ना होता, तो आपसे पूछा जाए कि वो कैसा काल है, तो वो आपका हमेशा हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। ये ट्रिक समझिए या कुछ समझिए, जो चीज मैंने आपको बताई है वो बहुत प्यारी चीज बताई है, और उस पर एक सवाल बनता ही बनता है। कह रहे कि महात्मा का सातु विलोम क्या हो सकता है? भैया महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है। महात्मा का विलोम क्या होता है? दुरात्मा होता है। अगला सवाल देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है आपसे पूछा जा रहा है? तो इसमें मैं कहूंगा सातु श्लेष अलंकार हो जाएगा। ये भी 10 बार पूछा जा चुका है ये सवाल सातु आपके एग्जाम में। कहने के जन्म मरण में इनमें से कौन सा समास होगा? तो जन्म मरण की अगर बात करें, यहाँ पर योजक चिन्ह होगा, और जहां पर योजक चिन्ह होता है या जन्म मरण कहीं ना कहीं विलोम टाइप से शब्द होते हैं, जैसे कि आजकल, सुबह शाम, है ना, इसमें योजक चिन्ह भले आपको ना दिखे लेकिन योजक चिन्ह इसमें होता है। तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो अलमारी में, अब में यहां पर आ गया। मैंने आपको सातों ये बताया था कि अगर आपको में देखने को मिले तो वहां पर सातों क्या होगा? में या पर देखने को मिले, में या पर देखने को मिले तो वहां पर अधिकरण कारक होता है ना। देखिए कर्ता ने कर्म को संप्रदान की अगर बात करते हैं संप्रदान के लिए, और अधिकरण में साथियों में या पर आएगा। तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए साथियों। अगर याद थाकती है, क्या शब्द है? ये भी कोई शब्द नहीं है, ये भी नहीं है। मैं कहूंगा यथाशक्ति। ऐसे दो सेम दिख रहे हैं साथियों, ये तो आपको है ना, दोनों ही सेम दिख रहे हैं, तो ये भी सही हो जाएगा साथियों। यथाशक्ति ऐसे लिखा जाता है ना। तो अच्छा सॉरी, ये शाह लिखा हुआ, ये वाला आपका सही होगा, आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही दृग जलधार। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें बरवय छंद आपका हो जाएगा। अगला देखिए, मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? मुझसे, यानी कि मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो द्वारा आ जाए, से आ जाए, वहां पर आपका कर्म वाच्य ही होता है। अगला देखिए, इनमें से दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए दीर्घ स्वर की अगर बात करते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, ए, ये सब दीर्घ स्वर कहलाए जाते हैं। लेकिन इसमें छोटी आ गया है साथियों, तो ये दीर्घ स्वर आपका नहीं। भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के, ये क्या लिखा हुआ है साथियों? भारत के महान्यायवादी लिखा होगा। भारत के महान्यायवादी की पद अवधि जो होती है साथियों, ये क्या होती है? इसकी कोई निश्चित सीमा है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, कोई निश्चित अवधि साथियों नहीं है। नहीं है तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहने के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया? तो किसका किसका किया गया? संगम और संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ना, या भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का भी अधिकार है। नाक और अभिव्यक्ति, क्या वाक और अभिव्यक्ति होना चाहिए? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं कहूंगा ये वाला नहीं है, नहीं है तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए
उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? तो ये सवाल आपके एग्जाम में आता है। भारत में सबसे पहले केरल राज्य में विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। कहने कि शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? मैं कहूंगा अब्दुल हमीद लाहौरी इनका नाम है और ये बादशाहनामा पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय मैं कहूंगा मुंबई में स्थित है। कहां पर? मुंबई, मैं कहूंगा मुंबई में स्थित है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय। कह रहे कि सिंधु जल संधि जो कि 1960 में हुई थी, ये पूर्वी नदियों का अर्थ सतलुज, नावी और है, यानी कि आपको बताना ये और के बाद एक खाली जगह है। तो सतलुज, रावी और कौन सी नदी है? और मैं कहूंगा व्यास नदी है। यानी कि सिंधु जल संधि के अनुसार पूर्वी नदियां की अगर बात करें, पूर्वी नदियों के रूप में कौन कौन सी नदियां हैं? तो सतलुज है, रावी है और व्यास है। तो व्यास आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, कोपेनहेगन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी आपसे पूछी जा रही है? मैं कहूंगा साथियों डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, कहने के जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मैं कहूंगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किया गया था। ये आपको याद रखना है। 1839 में तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम देवेंद्र नाथ टैगोर है और इनके द्वारा ही 1839 में तत्बोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई? तो पहली बार में 1862 में स्थापित की गई। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार 1862 में स्थापित की गई थी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कहां पर की गई थी मुझे बताइए। तो यूएसए में की गई थी। बिल्कुल साथियों, गदर पार्टी की स्थापना जो है वो यूएसए में ही की गई थी। उसके बाद देखिए, लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो मैं कहूंगा साथियों ब्रह्मपुत्र आपके सवाल का जवाब होगा। यानी कि लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो कथक की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर भारत के भाग का एक प्रमुख नृत्य है। कथक जो है ना, ये उत्तर भारत का एक नृत्य है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो बताइए साथियों कि आपके सवाल का जवाब हो सकता है। मैं कहूंगा लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध जो नृत्य है वो कोलकली नाम का नृत्य है। कोलकली आपके सवाल का जवाब होगा। पंडित स्वपन चौधरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये तबला वादक थे। कौन साथियों? आप लोग याद रखेंगे, पंडित स्वप्न चौधरी, इनका संबंध तबले से था, तबला बजाया करते थे ये। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। 1969 आपके सवाल का जवाब हो जाता है। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ऐसे सवाल आते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो साथियों, ऐसे सवाल आते हैं और यही सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, देखिएगा। तो एक संगीतकार हैं तुलसीदास बोरकर, इनका संबंध जो है ना वो हारमोनियम से है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह के अलार मेल बल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडल भारतीय नृत्य की किस शैली से संबंधित हैं? तो इनका संबंध जो है ना वो इनका संबंध साथियों भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम से है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी के साथ जाएगा। और जिन के भारतीय विट्ठल मुख्यतः एक पुरस्कार विजेता नृत्यांगना है। तो ये अगर बात करते हैं साथियों इनकी, तो कचिपुड़ी आपका जवाब होगा। यानी कि भारतीय विट्ठल जो है ना ये एक पुरस्कार विजेता नृत्यांगना है, कचिपुड़ी नृत्यांगना है ये। उसके बाद देखिए मैग्नस कार्लसन के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो मैग्नस कार्लसन जो है ना ये नॉर्वे देश के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत में सितार के उत्पाद के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैं कहूंगा पंडित रविशंकर की अगर बात करते हैं तो ये सितार वादक हैं और भारत में सितार के उस्ताद के रूप में पंडित रविशंकर को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक संकलित किया गया? किस पुस्तक से संकलित किया गया? मैं कहूंगा आनंद मठ से संकलित किया गया है। जो राष्ट्रीय गीत है वो आनंद मठ से ही लिया गया है। उसके बाद देखिए, विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है, लेकिन भारत में कहां पर है? तो भारत के कोलकाता में है। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, वल्लम कल्ली किस प्रकार का पारंपरिक खेल है? तो वल्लम कल्ली की अगर बात करते हैं ये बोट रेसिंग है। क्या है साथियों? बोट रेसिंग है। तो बोट रेसिंग आपके सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब साथियों क्या होगा।
आपसे पूछा जा रहा है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है, तो क्या साथों ये राजस्थान में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है। आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान में, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है साथों, राजस्थान में स्थित है। सांची का महान स्तूप, इस सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए और मैं आपके कमेंट की तरफ देख रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन आपके सवाल का जवाब साथों देता है। आपसे कहने की सांची का जो महान स्तूप है ये उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, बिहार में है। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो बताइए साथों भीमबेटका गुफाएं कहां पर स्थित है। तो मैं कहूंगा ये भी मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश आपके सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि जगन्नाथ मंदिर पुरी में है ना, जगन्नाथ मंदिर की अगर बात करते हैं पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्ति स्थापित है। तो मैं कहूंगा जगन्नाथ मंदिर पुरी में कौन से 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश या जगन्नाथ बालभद्र और सुभद्रा। मैं कहूंगा जगन्नाथ बालभद्र और सुभद्रा, इन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं जगन्नाथ मंदिर पुरी में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अरे कि हाल ही में जन औषधि रथ का शुभारंभ किसने किया था, तो किसने किया था साथों, जगत प्रकाश नड्डा इनका नाम है और जगत प्रकाश नड्डा साहब ने ही जन औषधि रथ का शुभारंभ किया था। कह रहे कि बेंगलुरु ओपन टेनिस 95 का क्या साथों, बेंगलुरु ये कुछ नहीं है, बेंगलुरु ओपन टेनिस का पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने जीता है ना। कि हाल ही में किस देश में ट्रांसजेंडर एथलीट को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है। तो क्या आपके सवाल का साथों जवाब हो सकता है, मुझे बताइएगा, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया आपका जवाब होगा। तो आपका जवाब साथों अमेरिका हो जाता है, यानी कि अमेरिका देश में ट्रांसजेंडर एथलीटों को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है, तो भैया पाकिस्तान आपका जवाब होगा, क्योंकि फीफा ने पाकिस्तान देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथों आपसे कहा जा रहा है हाल ही में एलटी फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, तो जसप्रीत बुमराह इनका नाम है और जसप्रीत बुमराह को ही एलटी फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव जो नियुक्त किया गया है वो निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। निधि तिवारी आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए, नोरो वायरस के मामले की पुष्टि कहां पर की गई, क्या अपने भारत देश में की गई है, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अपने भारत में ही साथियों नोरो वायरस के मामले की पुष्टि की गई थी। अगला देखिए, किस देश में नया पर्यटक कर लागू किया गया है, तो ये कौन से देश की बात चल रही है, मैं कहूंगा रूस देश की चल रही है। रूस देश में नया पर्यटक कर लागू किया गया है। सही जवाब आपके सवाल का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए, कहा जा रहा है कि सभी हारमोनियम यंत्र है, तो जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा कर लीजिए। ये सभी हारमोनियम जो हो जाएंगे ये भैया यंत्र हो जाएंगे, यानी कि सभी यंत्र जो है ना, ये सभी यंत्र क्या हो जाएंगे साथियों, बांसुरी हो जाएंगे। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। यानी कि सभी बांसुरी यंत्र हैं, सभी बांसुरी यंत्र नहीं है, सभी यंत्र बांसुरी हैं। हाँ, अगर ये होता कि कुछ बांसुरी यंत्र है तो सही हो जाता, लेकिन सभी बांसुरी यंत्र है यह गलत है। सभी हारमोनियम बांसुरी है, सभी हारमोनियम बांसुरी बिल्कुल साथों, सभी हारमोनियम बांसुरी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए इस कॉन्सेप्ट को और आप लोग साथियों मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। चलिए, आपसे कहा जा रहा है साथियों जैसे कि INCECT इंसेक्ट को इन लेटर्स के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और हाउस फ्ली की अगर बात करें, हाउस फ्लाई को ये कुछ नहीं लिखा हुआ, हाउस फ्लाई को इन लेटर्स के रूप में लिखा जाता है, तो बटरफ्लाई को साथों किन लेटर्स के रूप में लिखा जाएगा ये बात आपको बताना। देखिए कभी भी अगर आपको 2 वर्ड दिखे और उनके आगे कुछ वर्ड लिखें, तीसरा वर्ड आपको दे रखा हो, तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि ऐसा तो नहीं यहाँ पर आई को जे लिख दिया गया है या एन को ओ लिख दिया गया, या एक काम करिए, आई 9 पर होता है, जे 10 पर होता है, यानी कि एक बड़ा है, एन 14 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एक बड़ा है, टी 20 पर होता है, यू 21 पर होता है, यानी कि सब में एक एक प्लस हो रहा है। इसको देखिए, एच 8 पर होता है, आई 9 पर होता है, एक बड़ा है, वाई 25 पर होता है, जेड 26 पर होता है, यानी कि इसमें भी आपको एक एक बढ़ाना है। जैसे बी में एक बढ़ाओगे सी आएगा, देखिए सी 2 ऑप्शन में है, यू में एक बढ़ाओगे साथों वी आएगा, यानी कि सी वी यहाँ पर भी, सी वी यहाँ पर भी है। देखिए वाई में एक बढ़ाओगे तो जेड आ जाएगा, जेड यहाँ पर नहीं है, जेड यहाँ पर है, यानी कि आपके सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल की अगर हम लोग साथियों बात करते हैं, कह रहे कि इनमें से आकृति में से फूल, पंखुड़ी और पराग कोश के बीच संबंध आपको यहाँ पर साथियों दर्शाना है और बताना है। आपके सवाल का जवाब है जैसे कि पराग कोश जो होता है ये सबसे एक तरीके से कहीं ना कहीं ये पराग कोश जो होता है ये पंखुड़ी के अंदर आता है, तो अगर ये पराग कोश हो जाएगा और ये पंखुड़ी के अंदर आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, पंखुड़ी, और पंखुड़ी जो होती है साथियों वो फूल के अंतर्गत आती है, तो कुछ इस टाइप से बनेगा, और इस टाइप से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, तो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे। ए से मान लीजिए साथियों ए बिंदु यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से चलना आरंभ करता है और 5 ब्लॉक उत्तर की ओर जाता है, 5 ब्लॉक उत्तर की ओर जाता है, ठीक है भैया, 5 ब्लॉक उत्तर की ओर जाता है, ये मान लीजिए क्या हो गए, ये 5 ब्लॉक हो गए, ठीक है।
और उसके बाद कह रहे हैं 5 उत्तर की ओर जाता है, फिर 3 ब्लॉक पश्चिम की तरफ जाता है, तो 3 ब्लॉक पश्चिम की तरफ जाता है, 3 ब्लॉक पश्चिम की तरफ जाता है, फिर 2 ब्लॉक दक्षिण की तरफ जाता है, 2 ब्लॉक दक्षिण की तरफ जाता है, ठीक है भैया, 2 ब्लॉक दक्षिण की तरफ जाता है, और अंत में 1 ब्लॉक पूर्व की तरफ जाता है, अंत में 1 ब्लॉक जो है ना ये पूर्व की ओर जाता है। तो कहने कि बिंदु ए के सापेक्ष व्यक्ति की अंतिम स्थिति क्या है, यानी कि ए के सापेक्ष व्यक्ति की अंतिम स्थिति क्या है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, ठीक है ना। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 2 ब्लॉक पश्चिम और 3 ब्लॉक उत्तर होगा। 2 ब्लॉक पश्चिम की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं ये क्या जाएगा, ये कहीं ना कहीं देखिए जब टोटल ये 5 है, अच्छा ये 2 है, तो यहां तक तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहां तक जो होगा वो 3 होगा, यानी कि 3 ब्लॉक जाएगा, है ना, उत्तर में जाएगा। और फिर दो दो एक तरीके से अगर बात करते हैं, ये 1 है, ये टोटल 3 है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2 ब्लॉक हो जाएगा। तो पहले 3 ब्लॉक उत्तर में जाएगा, ठीक है ना, और 2 ब्लॉक पश्चिम में जाएगा। तो 3 ब्लॉक उत्तर और 2 ब्लॉक पश्चिम कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए साथियों, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर आ रही हो तो मुझे बताइएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, गैर के निम्नलिखित में से विषम बताइए। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा इसमें से विषम कौन सा। विषम का मतलब होता है साथियों जो सबसे अलग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए तो कहने के देखिए बिल्ली जो है ना म्याऊं म्याऊं करती है, ये बात तो सभी को पता है। गाय का मिमियाती, भाई साहब गाय मिमियाती नहीं है, गाय जो है ना मिमियाती नहीं है, रभाना करती है ना, रभाना करती है, उसको रभाना कहते हैं। कुत्ता भौंकता है, बिल्कुल सही है। शेर गर्जन करता है, बिल्कुल सही, यानी कि सबसे अलग जो होगा, यानी कि गलत जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आरोही क्रम में बताइए। ये जो आपको 5 शब्द दे रखे ना, आरोही क्रम में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या आता है, या अगर बात करते हैं सबसे बाद में क्या आता है, सबसे बड़ा क्या यहाँ पर देश है ना, तो 5 नंबर आ जाएगा। सबसे बड़ा यहाँ पर जो है वो देश है। अच्छा देश से छोटा क्या है मुझे बताइए, है ना। देश से देखिए देश के अंतर्गत क्या आता है साथियों, राज्य आता है, और राज्य का नंबर क्या है साथियों 3 है, तो यहाँ पर 3 आपका आ जाएगा, है ना। उसके बाद राज्य के अंतर्गत क्या आता है, राज्य के अंतर्गत साथियों जिले आते हैं, तो अब साथियों यहाँ पर जिले हो जाएगा। जिला कौन से नंबर पर है, ये 1 पर है, तो 1 आ गया। अच्छा जिले के अंतर्गत क्या आ जाए, नगर आते हैं, जिले के अंदर नगर आते हैं, और नगर 2 पर है, और नगर के अंदर जो आते हैं वो पंचायतें आती हैं, तो पंचायत हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो 4 2 1 3 5 कहां पर लिखा है, 421 35 कहां पर लिखा हुआ है, 421 35 तो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। पासा है, क्या है साथियों, ये आपका जो है ये आपका खुला पासा है। जब ये आप बंद करोगे तो कैसा दिखेगा। अब यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एम वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो ये खुला पासा है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर जे है, अगर आपसे पूछा जाता है जे वाले फलक के विपरीत क्या होता है, जो जे वाले फलक के विपरीत क्या होता है, एक को छोड़कर एल, यानी कि जे वाले फलक के विपरीत क्या होता है, मैं कहूंगा साथियों एल होता। ठीक है, पहली बात क्लियर, पहला सवाल। या अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एल का विपरीत क्या होता, तो जब भैया जे का विपरीत एल है तो जाहिर सी बात है एल का विपरीत भी क्या हो जाता, जे हो जाता। दूसरी बात आती है कि आर का विपरीत क्या होगा, तो साथियों आर का विपरीत क्या हो जाता, ओ हो जाता। तो दूसरी बात है आर का विपरीत ओ होता, या अगर आपसे पूछा जाता ओ का विपरीत क्या होता तो आर होता। ठीक है, अब तीसरी बात की अगर बात करते हैं, बचा कौन, के बचा, यानी कि के का विपरीत जो अगर बात करें तो एम हो जाता, या एम का विपरीत अगर आपसे पूछा जाता तो साथियों के हो जाता। तो ये चीजें ऐसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर एम का विपरीत पूछा गया है तो एम का विपरीत के हो जाएगा, और के आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब। 8 5 7 का मतलब है गुलाब जामुन आर ग्रेड। 8 का मतलब ग्रेड भी हो सकता है, 8 का मतलब आर भी हो सकता है, 7 का मतलब गुलाब जामुन भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद कहेंगे 3 8 6 का मतलब ईट ग्रेट प्रोडक्ट्स है, और 2 5 4 का मतलब लड्डूज आर स्वीट्स हैं, और 3 1 2 का मतलब ईट टेस्टी लड्डूज हैं। इतनी बात साथियों क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। तो आपसे कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पर जो है ना वो स्वीट का कोड क्या होगा। अब आपको देखना है स्वीट कहाँ पर लिखा हुआ है। स्वीट की अगर हम बात करते हैं साथियों, स्वीट आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि स्वीट का कोड जो होगा, स्वीट की अगर बात करते हैं स्वीट का कोड क्या होगा, 2 5 या 4 होगा, 2 5 या 4 होगा, यानी कि 6 नहीं हो सकता। तो अब इसमें लड्डू का कोड भी तो है और आर का कोड भी है, यानी कि साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर पहले तो आपको लड्डूस का कोड निकालना है और फिर आर का कोड निकालना है, और फिर स्वीट का कोड आपको साथियों खुद मालूम पड़ जाएगा। समझ गए साथियों, इतनी बात क्लियर है। अब आप लड्डू और आर का कोड निकालिए। देखिए आर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि एक आर यहाँ पर है, और एक अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर एक आर आपका इसमें होगा, ये वाला आर है। चलिए तो इसमें और इसमें क्या मैच कर रहा है, 7 नहीं 5, 5 जो है ना ये आर का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका 5 आंसर नहीं हो सकता। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें लड्डूस का कोड, देखिए कहां पर लिखा हुआ है, लड्डूस का कोड इसमें है, नहीं ईट प्रोडक्ट्स इसमें है, नहीं साथियों लड्डूस जो आपका है वो साथियों देखिए इसमें है, लड्डूस का कोड इसमें होगा और इसमें होगा। तो देखिए 2 नहीं है, 2 है, 2 है, यानी कि ये आपका लड्डू का कोड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों अब 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 लड्डू का कोड है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें देखिए 2 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, बचा 4, 4 आपका जो होगा ये स्वीट का कोड होगा, और यही आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब। कहा जा रहा है कि 6 मित्र हैं, लता है, माला है, निशु है, ओली है, परमीत है और कादिर है। ये एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, यानी कि साथियों यहाँ पर एक वृत्त बनेगा, 6 लोग हैं तो 6 लोग के बैठने की जगह बनाना होगी, 1 2
3, 4, 5 और 6, ये 6 लोग के बैठने की यहाँ पर जगह हो गई। प्रत्येक व्यक्ति किसी एक मित्र के बिल्कुल सामने बैठा है, ठीक है। कादिरा जो है ये माला या परमीत के ना तो बगल में और ना ही बिल्कुल सामने बैठी। ये लाइन कठिन है तो इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, बाद में देख लेंगे क्या इसका मैटर है। कह रहे कि परमीत लता के बिल्कुल सामने बैठा है, तो परमीत लता के सामने बैठा है तो परमीत को लता के सामने कर दीजिए, है ना। मान लीजिए साथियों परमीत यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है परमीत, तो परमीत के सामने बैठेंगे कौन, लता बैठेंगे, तो लता यहाँ पर हो जाएंगी। ये बात क्लियर होगी, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से। परमीत लता के बिल्कुल सामने बैठी है। कह रहे कि परमीत के तुरंत दाएं बैठी है नीसू, तो परमीत के तुरंत दाएं कौन बैठी है साथियों, नीसू बैठी है, यानी कि नीसू यहाँ पर बैठेंगे। कह रहे कि नीसू के सामने बैठी है कौन, माला, नीसू के सामने माला बैठेंगे, यानी कि माला जी यहाँ पर बैठेंगी। कहने के परमीत के तुरंत बाएं बैठी है ओली, परमीत के तुरंत बाएं कौन बैठी है साथियों, ओली यहाँ पर बैठी है। तो कहने कि ओली के सामने कौन बैठी है, यानी कि यहाँ पर कौन बैठेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा अब एक लाइन कठिन वाली लाइन थी उसको देख लीजिए जरा। आपसे कहा जा रहा था कि कादिरा जो है ना, कादिरा ये माला या परमीत के ना तो बगल में बैठी है, यानी कि कादिरा जो है ना ये माला इसके भी बगल में नहीं बैठी है और परमीत के भी बगल में नहीं बैठी है, तो कादिरा ही बची है, यानी कि अब कादिरा ही यहाँ पर बैठेंगी। तो सवाल पूछा जा रहा था कि ओली के सामने कौन बैठी है, ओली के सामने कादिरा बैठी है। कादिरा आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए सातों नेक्स्ट, एक लड़की अपने घर से 4 किलोमीटर पूरब की दिशा जाती है, तो जैसा जैसा सातों यहाँ पर कहा जा रहा है ना वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे। तो लड़की मान लीजिए सातों अभी यहाँ पर है 4 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, और फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर चलती है 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ती है और 3 चलती है, फिर दाएं मुड़ती है तो 3 चलेगी। अपने घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा, तो उसका घर ये है, उसके घर चलने के लिए उत्तर की तरफ चलना होगा, तो उत्तर आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, कह रहे कि संतरा सेब हो, केला खुबानी हो, यानी कि संतरे को सेब कहा जाए, केले को खुबानी कहा जाए, सेब को मिर्च कहा जाए, खुबानी को संतरा कहा जाए तथा मिर्च को आम कहा जाए, तो निम्नलिखित में से कौन हरे रंग का होगा। हरे रंग का इसमें से क्या है, सॉरी हरे रंग का इसमें से क्या है, मिर्च है ना। हरे रंग की अगर बात करें साथियों यहाँ पर क्या है, मिर्च है, और यहाँ पर साथियों मिर्च को क्या कहा गया है, मिर्च को यहाँ पर आम कहा गया है, तो आम आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाले में। समझ गए साथियों। अगला देखिए, अब क्या आपसे कहा जा रहा है, ये बहुत अहम सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है साथियों, इस सवाल को आपको देखना ही देखना है। कहने कि यदि आप 10 मीटर उत्तर की ओर चले, ठीक है भैया, आप मान लीजिए यहाँ पर है 10 मीटर आप उत्तर की तरफ चले और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़े। 180 डिग्री पता क्या होता है, अगर आप इस तरफ है तो 180 डिग्री मुड़ेंगे तो आप इस तरफ हो जाएंगे, यानी कि ये 180 डिग्री का कोण होता है। लेकिन आप अगर 180 डिग्री और मुड़े तो जिस तरफ आप थे आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, यानी कि 180 डिग्री में आप मुड़े और इस दिशा में हो गए, तो ये दिशा तो भाई साहब दक्षिण दिशा होती है, तो दक्षिण आपके सवाल का जवाब होगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अब आपसे कहने के एक पुलिस अधिकारी के रूप में, यानी कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा, यानी कि अगर आप कानून लागू करने वाले हो जाएं तो आपको फैसला करने के मिल जाए तो आप मार्गदर्शन करेंगे कैसा, व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करेंगे। भाई साहब जो आपके व्यक्तिगत नैतिक मूल्य उनको लागू करना सही नहीं है, भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत, तो ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करेंगे, अगर वो गलत कह रहे हैं तब भी सवाल नहीं उठाएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। स्थिति के समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलन करेंगे, ये सही लग रहा है। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना, ये तो गलत है ऐसे ही साथियों। तो मैं कहूंगा इस सवाल का जवाब, अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है तो आपने बिल्कुल सही चयन किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, कौन कौन, पी, क्यू, आर, एस और टी। पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा है, तो इस सवाल को करने में सातों मजा आएगा, अच्छा लगेगा सॉल्व करने में सातों इस सवाल को। आखिर इस सवाल में कहा क्या क्या गया है, ये सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि भैया पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है। तो P और Q की अगर बात करते हैं, एक विवाहित जोड़ा है यानी कि पति पत्नी है, कह रहे कि Q महिला है, यानी कि ये Q महिला हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी, और P पुरुष हो जाएंगे यानी कि पति देव हो जाएंगे। यानी कि P R का इकलौता बेटा है, P जो है ना ये R का इकलौता बेटा है, तो ये जो P है ना साथू ये आपके R का इकलौता बेटा है, कह रहे कि जिसकी इकलौती बेटी S है ना, यानी कि किसकी इकलौती बेटी एस है, जिसकी का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए, पहला वाला पी है दूसरा वाला पी है, सॉरी आर है, यानी कि आर की इकलौती बेटी एस है। तो आर का एक तो बेटा है पी और आर की एक बेटी हो जाएगी जिसका नाम क्या है साथियों एस है। कह रहे कि एस की माँ टी है तो एस की माँ साथियों टी हो जाएगी, यानी कि ये माता जी हो जाएंगी और ये साथियों जो है ना ये पिताजी हो जाएंगे। ये दोनों पति पत्नी है, इनके 2 बेटे हैं, सॉरी 2 बच्चे हैं, एक पुत्र है और एक साथियों स्त्री है शायद। कहेंगे क्यू टी से कैसे संबंधित है, यानी कि टी क्या कहेगा क्यू को, देखिए टी क्या कहेगा क्यू को, मैं कहूंगा टी का बेटा है ये और बेटे की पत्नी है, तो बेटे की पत्नी को क्या कहा जाता है, बहू कहा जाता है। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आपका जवाब के जो है ना ये जी से बड़ा है और जी ए से बड़ा है, तो भैया जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। के जी से बड़ा है तो भैया ठीक है, के जी से बड़ा है। अच्छा जिधर ये 2 मुंह है ना वो बड़ा माना जाएगा,
कि जी से बड़ा है और ए से बड़ा जी है। ए से बड़ा कौन है साथियों? ए से बड़ा आपका ए से बड़ा जी हो जाएगा। करेंगे ए आर से छोटा है। अच्छा भैया ए जो है ना आर से छोटा है, तो मैं कहूंगा आर यहां पर आ जाएगा। यानी कि अगर सही तरीके से मैं बनाऊं तो यहां पर एक बात कही गई है कि आर से छोटा ए है, तो आर यहां पर आ जाएगा। आर से छोटा ए है और जी से छोटा आर है। जी से छोटा आर है तो जी से छोटा देखिए आर हो गया। तो ये चार लोग थे, चारों को कह रहे कि सबसे छोटा कौन है? मैं कहूंगा सबसे छोटा यहां पर ए है, तो ए आपके सवाल का जवाब होगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कहा जा रहा है किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त किया, यानी कि 100% मत मान्य होते हैं, उसमें से 80% मत उसने प्राप्त किए ए ने, है ना। 80% किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त किया। यदि 1,40,000 मतों में 18% अमान्य मत घोषित हो गए। अच्छा मान लीजिए 1,40,000 यहाँ पर मत थे, 1,40,000, इसमें से 18% अमान्य मत हो गए, यानी कि उनको हटा दिया गया, तो 18% अमान्य मत हो गए। अब कितने बचे साथियों? 82% मत बचे, यानी कि 82% अब मत बचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि ए के विरुद्ध डाले गए मत, यानी कि ए ने तो 80% मत प्राप्त किए, तो जाहिर सी बात है 20% मत जो है ना वो ए के विरुद्ध डाले गए होंगे, यानी कि बी को मिले होंगे। तो इसका साथियों 20% निकाल लीजिए, क्योंकि 20% जो है ना वो विरुद्ध डाले गए हैं, किसी और को दिए गए, तो इसका 20% क्या हो जाएगा? इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर साथियों आ जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 82 की गुणा आप 2 से करा लीजिए, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 0 आ जाएगा। तो अब 14 और गुणा 1600 इतना आ जाएगा, मतलब ये आपको गुणा करा लेना और एक 0 बढ़ा लेंगे। 4 चौक 16 हो गया, 6 चौक 24 और एक 25 हो गया, ठीक है ना। 6 चौक 24 और एक 25 हो गया, 2 आ जाएगा, 4 एकम 4, 6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 6 4, 6 आ गया, 0 यहाँ पर लगा लेते हैं, 9 आ गया, 12 आ गया, 2, यानी कि 22,960 कहाँ पर लिखा हुआ है? ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने हैं साथियों? 22,960 है, और यही आपके सवाल का जवाब। कहा जाए यहाँ पर कि 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति शामिल होने पर उसका औसत 7.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन यहाँ पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो कैसे सवाल क्या होगा, इसको भी मैं आपसे एक ट्रिक से करवाने की कोशिश करूं। देखिए साथियों, 10 व्यक्तियों में से समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उसका जो औसत वजन है वो इतना बढ़ जाता है। तो अगर मान लेते हैं साथियों 10 व्यक्तियों का जो औसत वजन है उसमें कुल वृद्धि कितनी हुई है, तो 10 व्यक्ति हैं और कुल इतनी वृद्धि हुई है 7.9 किलो, यानी कि लगभग 8 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, है ना, 79 किलोग्राम साथियों यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये इतनी वृद्धि हुई है 10 व्यक्तियों के औसत वजन में जो वृद्धि हुई है वो 79 किलो की वृद्धि हुई है। अच्छा नए व्यक्ति का वजन आपसे पूछा जा रहा है, तो नए व्यक्ति का वजन ये 79 किलोग्राम हो जाएगा, 79 किलोग्राम हो जाएगा, और ये 20 किलोग्राम हो जाएगा, ये भी इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 99 किलो हो जाएगा, यानी कि 99 किलोग्राम ये नए व्यक्ति का वजन हो जाएगा। और 99 किलोग्राम कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों? ये आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाला जाता है और फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है, तो उसमें अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा? सवाल बहुत टॉप लेवल का है, आएगा ऐसे कॉन्सेप्ट पर आधारित एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। यहां पर एक कहा गया है बात कि भैया शराब और पानी है, इसमें ये हमारे पास 60 लीटर मिश्रण है, 60 लीटर मिश्रण है शराब और पानी का। यहां पर कहा गया था कि इस मिश्रण में यानी कि 60 लीटर के मिश्रण से 20 लीटर बाहर निकाला जाता है। तो भैया 60 लीटर में से 20 लीटर निकाल दोगे, कितना बचेगा? 40 लीटर बचेगा, है ना, 40 लीटर बचेगा, कोई बात नहीं। यानी कि इस 40 लीटर में 20% पानी है, तो 40 का 20% कितना होगा? 40 का पानी हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा? बाकी साथ तो यहाँ पर शराब हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोशिश करें कि 40 का जरा 20 लीटर देखिए कितना हो जाएगा, है ना, 20 से कम 20, 20 पंजे 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 लीटर तो पानी हो जाएगा, बचा भैया 32 लीटर शराब हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब कहने कि फिर शेष मिश्रण में, यानी कि ये शेष मिश्रण बचा, इसमें 8 लीटर शराब मिलाई जाती है, शराब में ही 8 लीटर हमने शराब मिला दी, तो ये साथियों 40 लीटर हो गई शराब। और पानी कितना है? पानी अभी भी 8 लीटर है। तो कह रहे अंतिम मिश्रण में, अंतिम मिश्रण साथियों कितना बना? अंतिम मिश्रण की अगर हम बात करते हैं तो ये 40 और 8 यानी कि 48 लीटर अंतिम मिश्रण बना। तो इसमें पानी का प्रतिशत कितना है? पानी भैया कितना है? पानी तो 8 लीटर है, तो इसको प्रतिशत में बदलना है पानी को, तो 100 से गुणा कर देंगे। अंतिम कितना है? 48 आया, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 5 से कट होगा, मैं कहूंगा 1 सेकेंड, अच्छा 8 पंजे 40, 8 छंग आपका 48 हो जाएगा, 100/6 हो गया, 2 तियां और यहाँ पर 50 आ जाएगा। 3 से अगर कट करते हैं, 3 एकम 3, 2 चला जाएगा, 3 छंग 18, ठीक है ना, 3 छंग 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 3 छंग 18 रहेंगे, 16.3 करके आंसर आएगा, सॉरी 3 छंग 18, 16.66 करके साथियों कुछ आंसर आएगा। तो 16.6 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है, यानी कि यही आपका जवाब हो जाएगा। कहा है कि स्वाति 40,000 रुपए कमाती है, अच्छी बात है।
आप भी कमाएंगे 40,000 रुपये, यानी कि जब आपकी ये गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो लगभग 30,000 तो आपके कहीं नहीं गए, 30 से 32,000 तो आपके कहीं नहीं गए, बहुत आराम से साथों सैलरी में से ही आप 30,000 कमा लेंगे, है ना। और चलिए स्वाति 40,000 कमाती है, जिसमें से वो 25% बचाती है। अच्छा 25% अगर वो बचा रही है ना, और वो शेष राशि भोजन पर और शिक्षा पर खर्च करती है। अगर भोजन पर वो 3 कर रही है तो शिक्षा पर 2 करेगी, इतने के अनुपात में खर्च करती है। उसकी कुल आय में शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले ये बात मुझे बताइए, अगर वो स्वाति 40,000 कमाती है और 25% बचाती है, तो 25% अगर बचाती है और फिर शेष राशि, तो 25%, तो 40 का 25% सातों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर निकालिए, है ना। देखिए 75% तो वो खर्चा कर देती होगी, है ना, 75% वो खर्च कर देती होगी। 25 से कम 25, 25 चौक 4 से कट होगा, ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा सातों? 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात सातों क्लियर है ना। इतनी बात अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 10,000 तो वो बचा के रख लेती, अलग अपने अकाउंट में डाल लेती, लेकिन जो फिर 30,000 उसके बचते हैं, 30,000 में से साथियों वो इनको फिर खर्चा करती है 3:2 के अनुपात में, भोजन पर और राशि पर। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि उसकी कुल आय में से शिक्षा पर कितना उसने जो है ना वो किया है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो भोजन है, भोजन पर कितना खर्च करती है, और साथियों शिक्षा पर वो कितना खर्च करती है। तो देख लीजिए साथियों कैसे निकालेंगे, 30,000 गुणा 3 और बटे 3 + 2 5 हो जाएगा। तो ये आपका कितना बनेगा? 5 × 30 0 0 0 6 × 18, यानी कि 18,000 तो वो भोजन पर खर्च करती है। और अगर बात करते हैं 12,000 बचा, 12,000 साथियों वो किस पर खर्च करेगी? शिक्षा पर खर्च करेगी। इतनी बात साथियों क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो बिल्कुल सही है। अब आपसे कहा जा रहा था कि उसकी कुल आय में से, उसकी कुल आय कितनी है? उसकी कुल आय तो 40,000 थी, उसकी कुल आय में से शिक्षा पर उसने कितना खर्च किया है? 12,000 खर्च किया है। 12,000 जो शिक्षा पर खर्च किया है वो व्यय का कितना प्रतिशत है? यानी कि इस 12,000 को आपको प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 4 × 3 12 और 30, यानी कि मैं कहूंगा उसकी कुल आय में शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिशत कितना है? 30% है। तो 30% आपके सवाल का जवाब हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।